सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 29 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और जानते हैं देश विदेश की कौन सी खबरें हमारे लिए रहेंगी महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ में वर्तमान में हो रही राजनीतिक उथल पुथल का जिक्र करा गया है, जिसमें नीतीश कुमार जी ने अपना एक नया रास्ता बना लिया है और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम राजनीतिक खबरों में नहीं जाएंगे, हम सीधे अपने मेन मुद्दे पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे सामने आर्टिकल है विज्ञान में अरुचि के पीछे। कुछ समय पहले एक अध्ययन में ये सामने आया था कि दक्षिण भारत के विद्यार्थी जहाँ विज्ञान विषय को प्राथमिकता देते हैं, वहीं उत्तर भारत के विद्यार्थी कला वर्ग के विषयों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कराए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 22 के कक्षा 11 से 12 के विभिन्न राज्य शिक्षा मंडलों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रमशः 1.53, 2.1 और 2.19% विद्यार्थियों ने कला के विषयों को महत्व दिया, जबकि पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और झारखंड में विज्ञान विषय क्रमशः 13.42, 13.71, 13.63, 18.33 और 22.9% विद्यार्थियों की पहली पसंद रही है। मतलब कि जो हमारे साउथ के विद्यार्थी हैं वो ज़्यादातर साइंस वाले फील्ड्स को चुन रहे हैं, और जो हमारे नॉर्थ के विद्यार्थी हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स वाले स्ट्रीम्स को चुन रहे हैं। इसके ठीक विपरीत कला को गुजरात में 81%, बंगाल में 78 और पंजाब में 72, हरियाणा में 76 और राजस्थान में 71% विद्यार्थियों ने प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का सहयोगी विभाग परख इन आंकड़ों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विश्लेषण करेगा, मगर समाज और शिक्षा शास्त्रियों को भी इन आंकड़ों पर विचार करने की जरूरत है। एक ऐसे समय में जब विज्ञान व तकनीक व्यक्ति और समाज की हर स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ रहा हो, तब विज्ञान और कला विषयों को लेकर यह अनुपात चिंताजनक क्यों है। विज्ञान के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की सरकार की अनेक कोशिशों के बावजूद देश के लगभग सभी शीर्ष संस्थानों में वैज्ञानिकों की कमी बनी हुई है। वर्तमान में देश के 70 प्रमुख शोध संस्थानों में 3200 वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। बेंगलुरु के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से जुड़े संस्थानों में सबसे ज़्यादा 173 पद रिक्त हैं। पुणे की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में 123 वैज्ञानिकों के पद खाली हैं। देश के इन संस्थानों में यह स्थिति तब है जब सरकार ने पदों को भरने के लिए कोई आकर्षक योजना शुरू की है। इनमें शोध के लिए सुविधाओं का भी प्रावधान है। साथ ही विदेश में कार्यरत वैज्ञानिकों को स्वदेश लौटने पर आकर्षक वेतन भत्ते के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद ना तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक बनने की रुचि पैदा हुई है, ना ही विदेश से वैज्ञानिकों के लौटने का सिलसिला शुरू हो पाया है। इसकी पृष्ठभूमि में तो वैज्ञानिकों में यह भरोसा पैदा नहीं हो रहा है कि जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं वो निरंतर बने रहेंगे। दूसरे, नौकरशाही की ओर से कार्यप्रणाली में अड़ंगों की प्रवृत्ति भी विश्वास पैदा करने में बाधा बन रही है। साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक रिसर्च वाले व्यक्ति हैं, ये लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इंडिया में काम करने में। इवन देखिए, हम जानते हैं कि जो फॉरेन साइंटिस्ट थे, मतलब जो इंडियंस हैं जो फॉरेन में अपना काम कर रहे हैं, उनको भी लुभावने ऑफर दिए गए कि आप लोग इंडिया आ जाओ और इंडिया में आके अपनी रिसर्च वगैरह करो, आपको पैसे भी अच्छे देंगे जितना फॉरेन कंट्रीज़ दे रही हैं, और आपको सुविधाएं देंगे। मगर फिर भी बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। दूसरी बात, जो इंडिया के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं या जो साइंटिफिक फील्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग साइंस को चुन नहीं रहे हैं, वो आर्ट्स चुन रहे हैं। मतलब ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा साइंस में। अब इसको लेके दो पॉइंट निकल के आया। पहली बात तो जो इकोसिस्टम गारंटी करा जा रहा है वैसे सरकार के द्वारा कि साइंटिस्ट लोगों को हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, लैब्स देंगे, सुविधाएं देंगे। दूसरा, उसमें किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात, ज़्यादातर इस क्षेत्र के लोग का मानना है कि जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो इतनी हावी है कि वो कोई चीज़ पॉसिबल होने ही नहीं देती है काम के सिलसिले में। इसलिए किसी का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है आपका साइंस स्ट्रीम को चुनने के लिए।
ठीक है, आगे आते हैं। आज वैश्वीकरण के दौर में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बहुत महत्वपूर्ण है। मगर उदारवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा दुखद पहलू ये है कि हमारे उच्च दर्जे के विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रतिभाओं को आकर्षित ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ज़्यादातर प्रतिभाएं या तो विदेश पलायन कर जाती हैं या इंजीनियरिंग के साथ एमबीए करके निजी बैंकों, बीमा कंपनियों का अन्य प्रबंधन संस्थानों से जुड़ जाती हैं। एक समय था जब विज्ञान संस्थानों में धन की कमी थी, मगर अब इन संस्थानों के पास धन और संसाधनों की कमी नहीं रह गई है। बावजूद इसके युवा विज्ञान से किनारा कर रहे हैं। तो हमारी वैज्ञानिक कार्य संस्कृति में ही कहीं कोई कमी हो सकती है। दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के संस्थान आज भी जगह तलाश रहे हैं। यहाँ गौरतलब है कि वर्ष 1930 में जब भारत में फिरंगी हुकूमत थी, तब देश में वैज्ञानिक शोध का बुनियादी ढांचा ना के बराबर था। विचारों को रचनात्मक देने वाले साहित्य भी अपर्याप्त थे। अंग्रेजी शिक्षा भी शुरुआती दौर में थी। बावजूद इसके सीवी रमन ने साधारण देसी उपकरणों के सहारे देशज विज्ञान व भाषा को आधार बनाकर काम किया और भौतिक विज्ञान में देश को नोबेल दिलाया। सत्येंद्रनाथ बसु ने आइंस्टाइन के साथ काम किया। मेघनाथ साहा, रामानुजन, पीसी रे और होमी जहांगीर भाभा ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। एपीजे कलाम और के शिवम जैसे वैज्ञानिक भी मातृभाषा में आरंभिक शिक्षा लेकर महान वैज्ञानिक बने हैं। दरअसल पिछले 75 वर्षों में हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी अवधारणाओं का शिकार भी हो रही है जिसमें समझने बूझने व तर्कशीलता की बजाय रटने की पद्धति विकसित हो रही है। मतलब हम तार्किक नहीं हो रहे हैं, हम रट रहे हैं। हमारी जो तर्कशीलता है वो हमारे अंदर कम हो रही है। दूसरा, संपूर्ण शिक्षा को विचार व ज्ञानोन्मुखी बनाने की बजाय नौकरी अथवा करियर उन्मुखी बना दिया गया है। अब क्या हो रहा है, सिर्फ करियर फोकस हो गया है ना। अगर आप किसी से पूछें कि बीटेक क्यों करना है, उसे बीटेक करके कोई रिसर्च नहीं करनी है, उसे बीटेक करके कुछ बड़ा भारी इन्वेंशन नहीं करना है, उसको नौकरी चाहिए। अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि एमबीए क्यों करना है, एमबीए करके कोई रिफॉर्म नहीं लाना है, एमबीए करके बस नौकरी चाहिए। मतलब जो प्राइमरी टारगेट है वो हमारा जॉब ओरिएंटेड हो गया है। हम उसमें रिसर्च, हम उसमें इनोवेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस टेक्स्ट बुक्स में ही सिमट के अपने ज्ञान को चला रहे हैं। ठीक है। अंग्रेजी का दबाव भी नैसर्गिक प्रतिभाओं को कुंठित कर रहा है। अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे जिन देशों में हम वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, उनसे हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि उनकी विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के माध्यम अपनी मातृभाषाएं हैं। वहाँ अनुसंधान और आविष्कार के काम विश्वविद्यालय स्तर पर ही शुरू हो जाते हैं। अगर कोई और गैर अकादमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति किसी आविष्कार को सरकार रूप देता है, तो उसकी उपलब्धि को विज्ञान शोध संस्थान हाथों हाथ ले लेते हैं। मतलब वहाँ पे इनोवेशन को बहुत कदर है। वहाँ पे अगर आप इनोवेशन कर रहे हैं जापान वगैरह में, तो आपको मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगी, यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रमोट करेंगी और आगे जाने के लिए क्या कहते हैं। तो साथियों, हमारे लिए इसमें ज़रूरत क्या है, ज़रूरत हमको इसमें यहाँ पे ये है कि हमें पहली बात तो ये चाहे वो काउंसलिंग के माध्यम से या फिर हमको ये कुछ गवर्नमेंट को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे एनसीईआरटी वगैरह हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, इनके माध्यम से स्कूल लेवल पे हमको कैंपेन्स चलाने चाहिए जिसमें हम करियर ओरिएंटेशन की पॉजिटिव अप्रोच को प्रमोट करें। करियर ओरिएंटेशन की एक पॉजिटिव अप्रोच को प्रमोट करें। ठीक है। कि हम स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ कराएं कि करियर क्यों लें, मतलब कौन सा स्ट्रीम चुनें। 90% केसेस में 11th-10th के बाद अगर कोई स्ट्रीम चुनता है तो ये पूरी तरीके से एक बायस्ड ओपिनियन होता है, जो या तो गार्जियंस के ऊपर दिया जाता है कि गार्जियंस ने कह दिया साइंस लो साइंस लो, या बायो लो तो बायो लो, या आर्ट्स लो, या फिर भेड़ चाल में। अगर हम प्रॉपर काउंसलिंग सेशन कराएं इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो हम स्टूडेंट को ये रियलाइज़ करवाएं कि हमें कौन सा करियर चुनना चाहिए, और ये भी मोटिवेट करें कि साइंस स्ट्रीम में कितनी ग्रोथ है। और उसके बाद हम ये इंश्योर करें कि साइंस से रिलेटेड इनोवेशन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में पॉसिबल हो। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के जो कॉलेज फैसिलिटी फैकल्टीज़ हैं, वो प्रमोट करें इनोवेशन को, रिसर्चेस को। हम इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेजेस, मतलब कि ढेर सारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इनोवेशन पे काम करें। ठीक है। तभी हम आने वाले समय में और अच्छे वैज्ञानिक बना पाएंगे।
आगे आते हैं अगले आर्टिकल पे। राजनीतिक खबरों पे नहीं जाना चाहते हैं। अव्यवस्था की पटरी। हाल ही के दिनों में ट्रेनों की लेट लतीफ़ी, इसके परिचालन में अव्यवस्था और आए दिन होने वाले हादसों से फिर ये सवाल उठा है कि आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवा मुहैया कराने के दावे में बरकस भारतीय रेल कहाँ है। फिलहाल हालात ये है कि राजधानी दिल्ली से खुलने वाली ट्रेनें समय से नहीं खुल पा रही हैं और कई कई घंटे देर से चल रही हैं। राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां भी 15-16 या इससे ज़्यादा देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची। यह माना जा सकता है कि बीते कुछ दिनों से घना कोहरा छाए रहने की वजह से ट्रेनों परिचालन बाधित हुई हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी सभी स्तरों पर अवस्था दिख ही रही है तो तब इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कौन जिम्मेदार है? मिसमैनेजमेंट जो चल रहा है रेलवेज में। ऐसी शिकायतें का स्पष्टीकरण प्राकृतिक कारण के रूप में नहीं दिया सकता है कि यात्रियों के सामने खान पान की मुश्किलें पैदा हो रही हैं और ट्रेनों के साफ सफाई व्यवस्था का शिकार है। ऐसे में लंबी यात्रा कर रहे लोगों और उनके परिवारों और बच्चों के सामने कैसी समस्या पैदा हो रही होगी, इसके अंदाज़ा लगाया सकता है कि मौसम की वजह से उपजी मुश्किलें एक पहलू ज़रूर हैं। लेकिन व्यवस्थागत रूप से प्रबंधन बेहतर हो तो समस्या और असुविधा कम की जा सकती है। कहने की बात, कुछ वर्षों में कोहरे के दौरान भी ट्रेनों के परिचालन को सामान्य बनाए रखने के लिए फॉग सेफ डिवाइस यानी कोहरा रोधी यंत्र के इस्तेमाल की बात कही गई। मगर आज भी अगर गाड़ियां अपने निर्धारित समय से 15-16 घंटे 20 घंटे देरी से चल रही हैं तो इसकी क्या वजह है। मतलब देखिए, रेलवे ने प्रयास तो करा कि रिफॉर्म लाया जाए, किसी न किसी तरीके से मैनेजमेंट को ओके करा जाए, मगर उसका क्या डिसीजन निकला, कुछ नहीं हुआ। आज भी इस व्यवस्था जो है वो आपकी ठप चल रही है। ठीक है, वहीं पे जहाँ पे हम एक तरफ विश्वगुरु बनने का या रेलवेज़ को हाईली मॉडिफाइड करने का सपना दिखाते हैं, हम रेलवे स्टेशंस को एकदम वर्ल्ड क्लास बना दे रहे हैं, मगर हम जो रेलवे मैनेजमेंट है उसे आज भी सही से चला नहीं पा रहे हैं। देखते हैं क्या रहता है सरकार का रुख इसको लेके। बाकी खबरें आप भी अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ पे अ, देश में चल रही बहुत घटनाओं के ऊपर है। यहाँ पे जो खेल जगत की खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण आ रही है वो है, सिनर ने मेदवेदेव को हरा कर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। यानिक सिनर ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए रविवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में दानिल मेदवेदेव को 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 और 6-3 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। सेमीफाइनल में उलटफेर कर नोवाक जोकोविच के टूर्नामेंट में लंबे समय चल आ रहे दबदबे को ख़त्म करने वाला 22 साल के सिनर पहली बार किसी बड़े टूर फाइनल में खेल रहे थे। वह ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। अमेरिकी ओपन 2021 के चैंपियन मेदवेदेव की ग्रैंड स्लैम में 6 फाइनल में यह 5वीं हार है। मतलब मेदवेदेव जी जो हैं वो बराबर हार रहे हैं। हार जीत खेल में लगी रहती है। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करके करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपके सुझाव हैं या आप कुछ नया चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।